हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज का हमारा पेपर रहेगा एनटीटी का। एनटीटी पेपर 2019 में आप सबको पता होगा लगभग 150 क्वेश्चन सीडीपी से संबंधित आते हैं। तो हम इस पेपर को अलग अलग पार्टों में सोल्व करेंगे। आज का हमारा पार्ट है वो फर्स्ट है। इसमें लगभग हम 30 या 40 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितने तक होते हैं उतने करेंगे, उससे आगे नेक्स्ट पार्ट कर लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे पार्टों में वीडियो होते हैं वो समझ में ज़्यादा आते हैं और देखने में आसानी भी होती है। तो हम इसको लगभग 30-35 क्वेश्चन इस पार्ट में आपको मिलेंगे। ऐसे ही अलग अलग पार्टों में हर दिन का एक वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और जो लास्ट ईयर में आए हुए क्वेश्चन, साइकोलॉजी के आए हुए क्वेश्चन, आप मेरी बात मत मानो, लेकिन आपके जो भी फेवरेट टीचर हैं या आपने जिस भी कोचिंग से या ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोर्स कैसे भी साइकोलॉजी पढ़ी है, तो आप उस टीचर से पूछ लें कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प लास्ट ईयर के पेपर ही करने हैं, वो आपको यही एडवाइस देंगे। तो आप लास्ट ईयर के पेपर जरूर सोल्व करें, उससे ही आपको साइकोलॉजी में फ़ायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में हमने लगभग 40-50 पेपर सोल्व कर लिए हैं और लगभग 40-50 पेपर और मिल जाएंगे आपको एग्जाम तक। तो इस प्रकार लगभग 3000 क्वेश्चन लास्ट 4-5 सालों में आए हुए हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, ये है एनटीटी का पेपर। इसके हम क्वेश्चन देखते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का संप्रत्यय विकसित करना चाहता है। अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लास्ट तक पूरा देखें। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि ज्यामितीय आकृतियां होती कौन सी हैं। तो ज्यामितीय आकृतियां जैसे वर्त हो गया, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ये सभी आकृतियां हैं, षटभुज, पंचभुज, ये सभी ज्यामितीय आकृतियां होती हैं। तो एक अध्यापक है वो छात्रों में ज्यामितीय आकृतियों का संप्रत्यय विकसित करना चाहता है। तो अध्यापक को कौन सी विशेषता काम में लेनी चाहिए। तो रंग है, रंग का कोई मतलब नहीं है, आकार का कोई मतलब नहीं है, भार का कोई मतलब नहीं है, भुजाओं की संख्या, क्योंकि सभी में भुजाएं होती हैं, तो भुजाओं की संख्या संप्रत्यय वो काम में लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, भुजाओं की संख्या। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संज्ञानात्मक विकास की विशेषता नहीं है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था और अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो आप सबको पता है कि संज्ञानात्मक विकास की जो विशेषताएं हैं वो प्याजे ने 4 बताई हैं, जिसमें अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था नहीं बताई है। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अवस्था नहीं होती। आप सबको पता है कि सबसे पहली अवस्था बताई है संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है मूर्त संक्रिया की अवस्था या फिर ठोस संक्रिया की अवस्था, या फिर इंग्लिश में हम देखें तो कंक्रीट ऑपरेशन, और चौथी अवस्था होती है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो हमसे पूछी गई है कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है, तो हो जाएगा अनौपचारिक संक्रिया की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, संवेदी पेशीय अवस्था संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से, मनोलैंगिक विकास से, सामाजिक विकास से और नैतिक विकास से। तो दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मेरे सभी पुराने पेपर आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि संवेदी पेशीय अवस्था किससे संबंधित है। ये होती है मानसिक विकास से। मानसिक विकास यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर ए वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, संवेदी पेशीय अवस्था संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए। अब आता है अगला क्वेश्चन, हमारे मस्तिष्क का चेतन भाग है। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा कि चेतन भाग तो होता है 1/10 और अचेतन भाग होता है 9/10 भाग। तो फ्राइड ने ये बताया था, मन के जो 3 स्तर बताए थे, चेतन भाग है, अचेतन भाग है, अर्धचेतन भाग है। तो हमारी मस्तिष्क का जो चेतन भाग होता है वो 1/10वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था ट्रमन ने, गिलफोर्ड ने, स्पीरमैन ने और बिने ने। तो दोस्तों, इजी क्वेश्चन है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत था वो स्पीरमैन ने दिया था, और 2 कारक बताए थे, जी और एस कारक। जी है वो सामान्य सफलता दिलाता है और एस कारक है वो विशिष्ट सफलता दिलाता है। जो आप मतलब एक विशिष्ट विषय के अंदर ख्याति प्राप्त करते हैं वो एस कारक होता है। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्याजे ने बालक एवं उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है। अनुकूलन, संरक्षण, स्कीमा और अंतः प्रज्ञा। दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि प्याजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को, तो समतुल्यन का मतलब ये हो गया दोस्तों अनुकूलन। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्याजे ने बालक और उसके वातावरण के मध्य चलने वाली परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित समतुल्यन को कहा है अनुकूलन।
ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था या वेश्यक अवस्था। तो दोस्तों बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास है कौन सी अवस्था में होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। दोस्तों ऑथेंटिक आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, आपके सभी जो कन्फ्यूजन है वो सभी दूर हो जाएंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें, 150 क्वेश्चन आपको पूरे देखने हैं। बुद्धिमत्ता का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद कौन सा है? समस्या समाधान विधि की वैज्ञानिक विधि का, समस्या के प्रति जागरूकता, परिकल्पना का निर्माण करना, समस्या को समझना और परिकल्पना की पुष्टि करना। तो दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपने अगर मेरे पुराने पेपर देखे हैं तो ये आपको एकदम से आता होगा क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समस्या के प्रति जागरूकता। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रथम पद है समस्या के प्रति जागरूकता, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संज्ञान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो जानने को तैयार, सीखने के लिए वृद्धि करना, वृद्धि के लिए सीखना और संवेगात्मक विकास। तो यहाँ पे है संज्ञान से तात्पर्य। तो दोस्तों संज्ञान से किसी को जानना, ज्ञान का मतलब ही जानना होता है, तो संज्ञान का हो जाएगा जानने को तैयार। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। किसी को जानना है या जानने को तैयार, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है? 6 पुनर्सुधार की असफलता, पुनर्रचना या विस्थापन। दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्पकालिक स्मृति की बात हो रही है, अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण मतलब बात को भूल जाना का मूल कारण क्या है? विस्थापन करना। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र या आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट रीट में आया था कि बच्चा सार्थक शब्द कौन सी उम्र में बोलना शुरू कर देता है, कौन से माह में बोलना शुरू कर देता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र या आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि यार 2 वर्ष में बनाएगा या 3 वर्ष में या 5 वर्ष में या 4 वर्ष में। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। और ये जो राजस्थान माध्यम जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इसकी जो आंसर की है उससे उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल डाउट नहीं लेना है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर देना। तो बालक किस उम्र में ज्यामितीय चित्र आकृति बनाना प्रारंभ कर देता है? ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष की आयु में ज्यामितीय चित्र का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि जैसे वर्त है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वो आकृति बना देता है लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि जो मैंने बनाया है वो वर्त बनाया है या फिर त्रिभुज बनाया है। तो उसको पता नहीं होता लेकिन वो बनाना प्रारंभ कर देता है 3 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतया किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? ज्यामितीय आकृति, पेपर पेंसिल, रंगीन चमकीली वस्तुएं और लकड़ी की वस्तुएं। तो मोंटेसरी प्रणाली में शिक्षण हेतु मुख्यतया रंगीन चमकीली वस्तुएं काम में ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो मोंटेसरी जो प्रणाली होती है उसमें शिक्षण देने हेतु रंगीन चमकीली वस्तुएं काम में ली जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला क्वेश्चन। डेनियल गोलमेल संबंधित है। तो दोस्तों ये तो इजी हो जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य से, संवेगात्मक बुद्धि से, सृजनात्मकता से और व्यक्तित्व से। तो डेनियल गोलमेन का संबंध है संवेगात्मक बुद्धि से। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आप सबको पता होगा कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों, ये बुक लिखी थी डेनियल गोलमेन ने। संवेगात्मक बुद्धि के बारे में विस्तारपूर्वक इन्होंने वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला क्वेश्चन। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है दोहराने की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बुद्धि का अधिकतम विकास और मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर देने में आपको बिल्कुल गलती नहीं होगी, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। आप सबको पता है कि 15 से 16 वर्ष में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो ये किशोरावस्था से संबंधित होती है, संज्ञानात्मक विकास से बुद्धि का अधिकतम विकास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब आता है अगला क्वेश्चन। जब बालक जानबूझकर कुछ तत्वों को धारण करता है वह कौन सी स्मृति कहलाती है? स्थायी स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, सक्रिय स्मृति और यांत्रिक स्मृति। तो जब बालक जानबूझकर
कुछ तथ्यों को धारण करता है, तो कौन सी स्मृति में धारण करता है? तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सक्रिय स्मृति, एक्टिव मेमोरी। जानबूझकर ग्रहण करता है तो सक्रिय स्मृति में सीखता है। ऑप्शन नंबर बी हो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत नहीं है? एक खंड सिद्धांत, तीन खंड सिद्धांत, चार खंड सिद्धांत और भूखंड का सिद्धांत। तो दोस्तों ये तो एकदम से ही इजी क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत नहीं है बुद्धि का? तो चार खंड का सिद्धांत किसी ने नहीं दिया था। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर सी। आप सबको पता है कि एक खंड का सिद्धांत था वो तो बिन्ने ने दिया था, बिन्ने और टर्मन ने। इसका मतलब निरुकुंशवादी सिद्धांत भी इसको कहते हैं। फिर तीन खंड का सिद्धांत था वो स्पीरमैन ने दिया था। बुद्धि के तीन खंड बताए थे, आप सबको पता होगा कि जी और एस कारक के इसके मध्य भी एक खंड बताया था बाद में। और बहुखंड सिद्धांत या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन चार खंड का सिद्धांत वो किसी ने नहीं दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? किसी बालक से दिए गए विषय पर विचार प्रस्तुत करवाना, समूह चर्चा का आयोजन करवाना, एक या दो छात्रों से प्रतिवेदन तैयार करवाना और एक छात्र से निष्कर्ष प्रस्तुत करवाना। तो विद्यार्थियों में तर्क शक्ति के विकास के लिए, तर्क शक्ति की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों, तर्क शक्ति। तो तर्क शक्ति के विकास के लिए क्या हो जाएगा? समूह चर्चा का आयोजन करवाना। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, समूह चर्चा का आयोजन करवाना। अब आता है अगला क्वेश्चन। अब आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए? तो यहाँ पे कौन से कौशल की, पहचान कौशल की जांच करना चाहती है? तो विषम अभ्यास कार्य को चुनिए, रुधिर संबंध अभ्यास को चुनिए। सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। तो हम थे 18 नंबर के क्वेश्चन में, एक अध्यापिका विद्यार्थियों में पहचान कौशल की जांच करना चाहती है, इस हेतु किस प्रकार के प्रश्न देने चाहिए? विषम अभ्यास कार्य को चुनिए, रुधिर संबंध संबंधी कार्य, या प्रारूप पहचान अभ्यास कार्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पहचान कौशल का अभ्यास करना चाहती है, पहचान कौशल की। तो करेगा क्या? प्रारूप पहचान अभ्यास कार्य देगी, तभी तो पहचान कौशल की जांच होगी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विवरणात्मक स्मृति संबंधित है वाचिक अधिगम से, अल्पकालिक स्मृति से, दीर्घकालिक स्मृति से और चिंतात्मक स्मृति से। तो स्मृति वाला टॉपिक मेरे हिसाब से रिट में नहीं है शायद दोस्तों, आप भी देख लेना सिलेबस एक बार। मेमोरी टॉपिक शायद आपके रिट में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता कोई क्वेश्चन कहीं से अधिगम से रिलेटेड करके पूछ ले। आप देख लेना पूरे 150 क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके आउट ऑफ सिलेबस, जैसे मेमोरी वाला शायद टॉपिक नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है शायद मेमोरी टॉपिक आपके नहीं है, फिर भी आप देख लेना सिलेबस। तो विवरणात्मक स्मृति संबंधित होती है किससे? विवरणात्मक स्मृति होती है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालिक स्मृति से। दीर्घकालिक स्मृति में होती है तभी हम ज़्यादा विवरण है वो कर पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, जीन पैजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके एक ये फायदा हो जाएगा कि आपको जीन पैजे की 3 पुस्तकें वो मिल जाएंगी, तो आप उन तीनों को पढ़ लेना, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी एक आ जाए। तो जीन पैजे की निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ टाइम, साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड। तो दोस्तों जीन पैजे की इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? यहाँ पे हो जाएगा साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी है, ये प्याजे की बुक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा जो 3 बुक हैं वो प्याजे के द्वारा लिखी गई हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण है? पुनः स्मरण और अधिगम, ग्रहण करना और अधिगम, चिंतन और अधिगम, और अनुकूलन और अधिगम। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा अनुकूलन और अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। कौन सी मुख्य क्रिया अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत का गुण हमसे पूछा था, तो अनुकूलन और अधिगम। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, 21 के क्वेश्चन में डी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित है परंतु उसने कभी सेब नहीं देखी थी। सेब को देखते ही बालक चिल्लाता है कि टमाटर है, तब माँ कहती है नहीं यह एक सेब है। यह उदाहरण प्रदर्शित करता है समंजन का, संरक्षण का, वस्तु स्थायित्व का, या समावेशीकरण या आत्मसातकरण का। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि ये आत्मसात कर रखा है उसने कि टमाटर होता है, लाल रंग का होता है वो तो सिर्फ टमाटर है, तो सेब को भी वो गलती से टमाटर बता देता है, तो ये होता है समावेशीकरण या आत्मसातकरण।
तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है कि एक बालक टमाटर से बहुत अच्छे से परिचित था, उसने सेब नहीं देखा था, सेब को देखते ही, क्योंकि सेब का रंग भी लाल है और टमाटर का रंग भी लाल है, तो वो प्रत्येक लाल वस्तु जो गोल गोल दिखाई देती है उसको वो टमाटर ही कहता है। तो यहाँ पे माँ कहती है कि नहीं बेटा ये सेब है। तो ये उदाहरण प्रस्तुत करता है समावेशीकरण या आत्मसातकरण का। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को कविताएं कक्षा में कई बार कविता पाठ करा के याद कराई जाती है। इसके अनुसार पूर्व बाल्यावस्था में स्मृति होती है। तार्किक स्मृति, अर्थ संबंधी स्मृति, रटन स्मृति और संवेदी स्मृति। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हो जाएगा रटन स्मृति, क्योंकि वो कविता पाठ करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? कविताओं को पढ़ पढ़ के। ये यहाँ पे देखिए आप, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों को कविताएं कक्षा में कई बार कविता पाठ करा के याद कराई जाती है, मतलब बार बार अभ्यास से याद कराई जाती हैं। तो ये होती है रटन स्मृति। थॉर्नडाइक के सिद्धांत पे काम में होती है ना, आप सबको पता होगा। तो ये होती है रटन स्मृति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कौन सा परीक्षण सृजनशीलता की खोज करने के लिए उपयोग किया जाता है? सामाजिक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और समूह परीक्षण। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सृजनशीलता की खोज करने के लिए किया जाता है, कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया कौन सी है? लचीलापन, सामाजिकता, बुद्धिमत्ता और सृजनात्मकता। तो मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, तो आप सबको मालूम होगा कि मौलिक परिणाम किस में आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता। अब आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी अवस्था में बच्चों को हस्तशिल्प, औजारों के प्रयोग, खिलौने बनाना, बागवानी आदि की शिक्षा देनी चाहिए? दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में ही मिल सकते हैं, तो ये आप वीडियो पूरा देखें। शैशवावस्था है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हस्तशिल्प औजारों के प्रयोग, खिलौने, बागवानी आदि की शिक्षा कौन सी अवस्था में देनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। फिर सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, संगीत से, चित्रकला से और नवीन परिणाम से। तो दोस्तों नवीन परिणाम से सृजनात्मकता की जो पहचान होती है वो नवीन परिणाम से होती है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निमित्त अधिकांशतः अपने खिलौने तोड़ देता है तथा हर भाग को अलग कर अवलोकित करता है और फिर से वापस उसे जोड़ देता है। यहाँ निमित्त के कौन से मनोवैज्ञानिक गुण को प्रदर्शित किया गया है? बुद्धि, रुचि, सृजनात्मकता और अभिवृत्ति। तो दोस्तों ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन से अटैच है कि निमित्त है वो अपने खिलौने को तोड़ देता है और हर भाग को एकदम से अवलोकित करता है, देखता है और फिर उसे वापस जोड़ता है, मतलब वो वापस जोड़ना सीख रहा है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो किसका है? सृजनात्मकता का। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सृजनात्मकता का ये उदाहरण है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। सृजनात्मक व्यक्ति में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? मौलिकता, जिज्ञासा, संवेदनशीलता और रटने द्वारा सीखने की क्षमता। तो दोस्तों ये भी इजी क्वेश्चन है। सृजनात्मक व्यक्ति में गुण नहीं पाया जाता है रटने द्वारा सीखने की क्षमता का, जबकि उसमें मौलिकता होती है, जिज्ञासा होती है, संवेदनशीलता होती है। ये सब सृजनात्मक व्यक्ति की विशेषताएं होती हैं। फिर आता है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बालक की सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है? खेल, कहानी लेखन, भाषण और सृजनात्मकता गतिविधि। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में कौन सा काम है वो सहायक नहीं है? खेल है, जरूर होता है, आप सबको पता होगा कि खेल सहायक होता है या नहीं होता है। कहानी लेखन, भाषण और सृजनात्मकता गतिविधि। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है खेल। ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है कि सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं है, वो है खेल। अब खेल कैसे होगा ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि खेल तो होना चाहिए। सृजनात्मक क्षमता है, बच्चे खेल खेल के अंदर भी कई नई चीज़ों का आविष्कार वो कर देते हैं, तो वो सृजनात्मकता में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उत्तर है वो खेल ही दे रखा है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए सही मान रखा है। जबकि मेरे अनुसार यहाँ पे खेल नहीं होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, क्योंकि भाषण देने में कोई भी सृजनात्मक क्षमता वो विकसित नहीं होती है। आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए? जो बोर्ड ने माना है वो तो माना है ए, ऑप्शन नंबर ए है वो सही माना है बोर्ड ने, जबकि मेरे अनुसार बी होना चाहिए। भाषण है वो सृजनात्मक क्षमता विकसित करने में सहायक नहीं होता है। आप भी अपना व्यू है जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर कि 30% में क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
निम्न में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, अभिसारी चिंतन, नवीनता और कल्पना शक्ति। तो दोस्तों ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता है वो नहीं है? तो आपको याद भी होगा, अभिसारी चिंतन है वो दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषता नहीं होती है। मौलिकता होती है, नवीनता होती है, कल्पना शक्ति होती है, लेकिन अभिसारी चिंतन वो नहीं पाया जाता है सृजनात्मक बालकों में। आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी। अभिप्रतिभा मतलब अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालकों में पाया जाता है। अभी प्रतिभा, अब भय से भय याद रख लेना, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही अलग होता है। तो प्रतिभाशाली में भय आता है और अभिसारी चिंतन में भी भय आता है, तो भय से भय मिला देना। सृजनात्मक बालकों में अपने आप आपको याद आ जाएगा कि अपसारी चिंतन है वो सृजनात्मक बालकों में पाया जाता है, जबकि प्रतिभाशाली बालकों में अभिसारी चिंतन पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है 32 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है? जीवन वृत्त अध्ययन, कहानी लेखन, वृत्त परीक्षण और चित्रों का पूर्ण होना तो सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जीवन वृत्त अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए है वो सृजनात्मकता के मापन हेतु नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अब आता है अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है? अच्छी शैक्षिक उपलब्धि प्रदर्शित करना, अनुपयोगी सामग्री से पेंटिंग बनाना, किसी समस्या का केवल एक समाधान प्रस्तुत करना और खेल कूद में अच्छी उपलब्धि प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे क्या है कि छात्रों की सृजनशीलता को प्रदर्शित करता है, तो कौन करता है? अनुपयोगी सामग्री से पेंटिंग बनाना, ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उदाहरण छात्रों की सृजनशीलता, वो तो सृजनशीलता वही तो होती है दोस्तों, कोई नया काम कर दे तो अनुपयोगी वस्तु है उससे भी पेंटिंग बना लेना सृजनशीलता की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन 34 नंबर का। प्राथमिक कक्षाओं में कला एवं हस्तकौशल विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में होता है ताकि बच्चे बुद्धि में वृद्धि कर सकें, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए और सृजनशीलता में वृद्धि हेतु। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा आपको कंफ्यूज होगा। दो ऑप्शन तो आप हटा दोगे, लेकिन मानसिक योग्यता का विकास करने के लिए भी अच्छा ऑप्शन है और सृजनशीलता में वृद्धि हेतु ये भी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें से एक चूज करना है और बोर्ड ने जो आंसर बताया है वो बताया इसका डी, सृजनशीलता में वृद्धि हेतु। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ए और बी तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन सी और डी, सी भी मानसिक योग्यता का विकास करने भी सहायक होते हैं और सृजनशीलता में वृद्धि हेतु भी सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो थोड़ा ज़्यादा सही है, इसलिए बोर्ड ने डी माना है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों की दर्शाई गई सही औसत वृद्धि का चयन कीजिए। मंदित बालकों की बोल रहा है यहाँ पे, मंदित बालकों की। तो महामूर्ख 20 से 25, मूर्ख 25 से 50, मंदबुद्धि 80 से 90 और क्षीण बुद्धि 70 से 80। तो दोस्तों यहाँ पे आप सबको पता होगा ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंदबुद्धि बालक होते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 होती है। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन। शामपट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? क्लार्क ने, क्रोनबेक ने, गेने ने और जेम्स विलियम ने। तो शामपट का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा जेम्स विलियम ने। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, जेम्स विलियम, जेम्स विलियम। शामपट का आविष्कार किया था जेम्स विलियम ने। फिर आता है अगला क्वेश्चन। सही कथन का चयन कीजिए। सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता पाई जाती है। उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति में उच्च सृजनशीलता होती है और उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में आपसे सब फैक्ट पूछ लिए, बुद्धि लब्धि के सभी फैक्ट हैं वो आ गए हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। अब सही कथन का चयन मतलब सभी सृजनशील व्यक्तियों में उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। तो दोस्तों सभी सृजनशील बालकों की बुद्धि लब्धि लगभग 110 के आसपास बताइए। आप सबको पता है सामान्य बुद्धि लब्धि का बालक भी सृजनशील हो सकता है, ये बात आप सबको पता होगी। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है कि उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। फिर है सभी बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होते हैं ये कोई बात नहीं है, ये कथन भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। फिर आता है उच्च बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति में उच्च सृजनशीलता होती है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। आप सबको पता है कि कई बच्चे हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, 100 में से 100% लेकर आते हैं, लेकिन उसमें सृजनशीलता बिल्कुल नहीं होती है, वो रट के ले आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे अपने आप रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ही आपका उत्तर है कि उच्च सृजनशील व्यक्ति में अधिकांशतः उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता होती है। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट है। फिर आता है अगला क्वेश्चन।
आज का लास्ट क्वेश्चन 38 हम और अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में। तो सर्जनात्मक चिंतन के टोरेंस परीक्षण में होते हैं 6 अशाब्दिक और 3 शाब्दिक उप परीक्षण, 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण, 4 शाब्दिक एवं 3 अशाब्दिक उप परीक्षण और 4 अशाब्दिक एवं 3 शाब्दिक उप परीक्षण। दोस्तों ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि सर्जनात्मक चिंतन के जो टोरेंस परीक्षण है उसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण होते हैं उसमें। टोरेंस का जो परीक्षण है सर्जनात्मक बुद्धि के मापन में सहायक होता है। सबसे पहले चीज़ तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, टोरेंस परीक्षण में क्या क्या होता है। तो 6 शाब्दिक कथन होते हैं और 3 अशाब्दिक होते हैं। ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है, जैसा कि एनटीटी के पेपर में पूछा है। तो यहाँ पे टोरेंस परीक्षण में 6 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण है। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने 38 क्वेश्चन कर लिए हैं। 38 अगले वाले क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में करेंगे हम। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शेयर करने के लिए दोस्तों आप इस चैनल का स्टेटस लगा सकते हैं, इस वीडियो का स्टेटस लगाएं ताकि आपके दोस्त हैं वो अपने आप देख लेंगे। अगर उनको चैनल पसंद आएगा तो वो सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को देखेंगे भी, ताकि उनको भी लाभ पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।